स्ट्रगल से फेडअप हो गए, कायदे का रोल नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से दोस्त और एक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि यार एक रोल आया है, तुम डायरेक्टर विनोद पांडे से मिल लो। उन्होंने डायरेक्टर को कॉइन बॉक्स से फोन किया तो सामने से आवाज आई, मिलने आ जाओ। ये बात है 70 के दशक की, जब डायरेक्टर के घर जाने और वहां से आने के टैक्सी के 60 रुपए लग रहे थे, और तब हफ्ते के 50 रुपए में घर चलता था। मगर किसी तरह पहुंचे तो विनोद पांडे ने एक मोटी सी बुक पकड़ाई। जो लाइन डायरेक्टर ने पढ़ी वही दूसरी तरफ भी पढ़ी गई, और पढ़ा कुछ ऐसा गया जो पांडे साहब से भी अच्छा था। वो भी बोल पड़े, कुछ तो फायर है तुम में, और फिर गाड़ी निकल ही पड़ी। अब यहाँ जिस शख्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ, आज के पॉडकास्ट में मैं कोणार्क उन्हीं दिग्गज एक्टर सुरेश ओबेरॉय से बात करूंगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने स्ट्रगल के शुरुआती दिनों के बारे में बात की, अपने बेटे विवेक ओबेरॉय के बारे में बात की, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल के बारे में भी बात की है, स्पिरिचुअलिज्म पर भी काम की चीजें शेयर की। तो सुनिए ये बातचीत और एंजॉय करिए ये एपिसोड सुरेश ओबेरॉय ऑन द कोणार्क का शो। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो। और जो शुरुआत एक बड़े कॉमन से सवाल के साथ होती है कि हाउस लाइफ गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है सब कुछ? लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। आप पूछिए क्या चल रहा है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। आदमी संतुष्ट है तो सब कुछ अच्छा है, संतुष्ट नहीं है तो कुछ सब कुछ अच्छा है तो भी रोता रहता है वो। ख्वाहिशों के बोझ में बशीर साहब का शेर है एक, जी। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। कामयाबी के लिए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ठहराव किसको बोलते हैं? जब आदमी कंटेंटेड होता है, कंटेंटमेंट होती है, उसको संतुष्ट होता है, तो वो ठहरा हुआ कहते हैं। जी। तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तो क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। क्या बात, क्या बात, तो बहुत इतना बढ़िया। जीना, अरे मजे में है जहाँ भगवान ने रखा है, खुश है, संतुष्ट है। जी। और जो जो हमने कर्म किए वही मिल रहा है। और क्या, उसको भगवान ने रखा, हर बात भगवान को कैसे बोले। तो असली बात तो अपनी काम अपनी अपने कर्म ही तो है। जी। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी आप 77 वर्ष के करीब हो गए हैं। जी, 77 साल का होना कैसा लगता है? ये कैसी फीलिंग है? मुझे तो पता नहीं, मैं 77 का हुआ ही नहीं। मुझे मुझे लगता है कि मैं 57 हुआ। जी। तो मुझे जब लगता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा कि 77 का हो गया है। पता नहीं वो पेपर में होगा या पासपोर्ट में होगा, मुझे तो नहीं मालूम। लोग कहते हैं, हाँ। माँ बाप कहते हैं, पासपोर्ट कहता है। जी। 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 हाल ही में रिलीज हुई एनिमल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, तो उसके लिए बहुत बधाई। आप भी उस टीम का हिस्सा रहे। आपने संदीप वांगा रेड्डी के साथ 2 फिल्मों में काम किया, पहले कबीर सिंह और अभी एनिमल। संदीप की फिल्मों की काफी चर्चा होती है, क्रिटिसाइज भी काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में वायलेंस ज्यादा है, एंगर का एक अलग ही लेवल दिखाया जाता है, बिल्कुल जिसको रॉ कहते हैं। उस पर ऑलरेडी बहुत बहस हो चुकी है। मैं आपसे सेट पर उनके काम करने के स्टाइल के बारे में जानना चाहता हूं कि कैमरे के पीछे वो किस तरह के डायरेक्टर है। बहुत ही इजी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत प्यार से बात करते हैं, धीरे करते हैं। मैंने आज तक उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। जी। इतनी टेंशन होती, इतना काम होता, छोटी छोटी, उनका ध्यान ही इतना काम में है। और छोटे से बच्चे के रोल से लेके मतलब हीरो तक, सबके लिए, कपड़ों से लेके मतलब मेकअप से लेके हर चीज में परफेक्शनिस्ट आदमी है। जी। और उनका कोई ऐसा नहीं कि सेट पे कोई हवा है कि लोग डर रहे हैं। बहुत प्यार से, इजी। वो वो खुद सारी भी इजी चीजें रहते केवल हैं। स्क्रीन पे दिखती हैं। स्क्रीन पे उनके जो आर्टिस्ट है वो उनसे करवाते हैं। जी। पार्टीशन के दौरान आप
भारत आए थे, क्या यादें हैं उस वक्त की आपके जहन में जो आपने देखी हो, सुनी हो? जी। पार्टीशन का मुझे क्या है, मैं तो ऐसे गोद में था। उसके बाद आपने में खुद कुछ बोला। कहानियां आप अपने फादर से, मदर से सुनी हो, जानी हो, वो पार्टीशन का क्या दौर याद कैसा था? करना है। बहुत बुरा था। कलयुग जैसा था, अंत दुनिया का जैसे अंत हो रहा है वैसे था। जी। डूम्स डे कहिए आप उसको, यहाँ दुनिया खत्म हो रही है उस दिन का। चिल्ला ची सारी दुनिया जानती है इसको, मैं क्या बोलूं हिस्टोरिकल फैक्ट को। मुझे क्या लगा, मेरे माइंड में कुछ हुआ होगा उस वक्त, आवाजें चीखें सुनते हुए। बट बचपन में इतना मुझे याद है कि मैं जिस ट्रेन में लोगों को काटा गया था, हम्म। तो जब भी मैं घूमने जाता था, हमारे घर के पास बागयाम था, पब्लिक गार्डन। तो उसके अंदर से रेलवे ट्रैक थी। गार्डन में एक गेट था। रेलवे ट्रैक होता है ना, दोनों दोनों तरफ गेट जी होते हैं। जी जी। तो ट्रेन जाती थी तब मैं डर के भाग जाता था। आवाज नहीं सुन सकता था ट्रेन की। तो मेरी मदर धीरे धीरे रोज ले जाती थी ट्रेन के पास, बिठाती थी ट्रेन को जाने। उसको ट्रेन से मेरा डर निकाला, तो उसके बाद मैं वही जोरे शोरे ट्रेन के नीचे एक पैसा नया पैसा डाल देता था, सिक्का। तो ऊपर से ट्रेन जाती थी, वो चौड़ा हो जाता था, चौड़ा हम हो खुश जाता हो था। जाते। जी। खेल बाद में खेलने लगे, पहले डरते थे। जी। लेकिन उसका माइंड पे होता है, इफेक्ट हो जाता है। एंगर, एनिमेट, गुस्सा, मतलब हेल्पलेसनेस, सब तो रहता ही है ना। जी। जैसे आप जानवर काट के खाते हैं, उसका क्या हाल होता है। ना वो कुछ बोल सकता है, ना कुछ सोच सकता है। हेल्पलेस भी है, दर्द में भी है, पेन में भी है। उसको इतनी तकलीफ होती है। जितना आदमी के डायरेक्ट कनेक्शन थॉट का है अपनी एंजाइम्स और बॉडी के रिएक्शन का, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। हर सेल में एक थॉट का होता है। आप एक खुशी का थॉट दीजिए, आप देख लीजिए पूरा पूरी बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, 30 सेकंड के लिए आप मुस्कुराएं हम्म। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आप बीमार कम होते हैं। जी। तो गुस्से में आए तो उल्टा वही हो जाता है। ऐसे ही तो ये जो थॉट्स हैं, थॉट्स को ही तो चेंज करने का सब कमाल है ना लाइफ बिल्कुल। में। जी जी। आज हम सीख क्या रहे स्पिरिचुअलिटी में, अपना मनसा वाचा कर्मणा। जो मन है वो वाचा में है, वाचा है जो कर्मणा है। मन में कहाँ से थॉट आती है बताइए। थॉट वही आती है जो आप पहले पढ़ते हैं, जो आप और खाना खाते हैं, उसी से बॉडी बनती है ना। जी तो जी। दो आप जो माइंड में खाना खिलाते हैं माइंड को, आप सुबह उठ के पूरा टाइम पे वॉर देखते रहेंगे और रात को डरावनी पिक्चरें देखेंगे, तो वैसे सपने आएंगे। सुबह उठ के आप वॉर के झगड़े, यूक्रेन और ये और सब देखते रहेंगे, तो वैसे थॉट्स आएंगे। और जैसे थॉट्स आएंगे वैसे शब्द होंगे, जैसे शब्द होंगे वैसे कर्म होंगे, जैसा कर्म होगा वैसी डेस्टिनी बनेगी जी, पूरी आपकी। चेन ये यही है। जी, मैं आऊंगा, स्पिरिचुअलिटी पर भी आऊंगा, मुझे आपसे इस पर काफी बातें करनी है। अभी तो मैं थोड़ा सा पीछे हूं कि जैसे अच्छा। 70 के दशक में आपने मॉडलिंग की, इंडिया के टॉप मॉडल्स में से आप एक थे। शादी के तुरंत जी। बाद आप फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए पूना। फिर कमलजीत सिंह के जरिए आप विनोद पांडे जी के पास पहुंचे। फिर लंदन से आपको 561012 पर फोन आया। वो हाँ। पूरा जो 50। स्ट्रगल है, वो बताइए उसके बारे आपको सब याद है, में। सब याद है आपको, हाँ? नहीं, उसके स्ट्रगल के बारे में क्या बोलूं, उसके बारे में बस जो आपने बताया वही है। लेकिन बिगिनिंग में नहीं, आपके स्ट्रगल तो आपकी जुबानी सुनेंगे तो वो मैं, देखने ऐसा वालों को था कि ज्यादा। मैं जी जब बॉम्बे आया था 14 मार्च 1977, तो जब तक विवेक भी पैदा हो गया था, तो पहले तो मैं अकेला यहाँ हॉस्टल में रहता था। हम्म, 50 रुपए महीने के हॉस्टल में रहता था, नियर महबूब स्टूडियो के पास। एक कैथोलिक, कैनारा कैथोलिक एसोसिएशन नाम की एक हॉस्टल था। खाना वाना भी मिलता था उधर, रहते थे। एक बेड होता था, बेड में 50 रुपए पर मंथ था। तो वो अफोर्डेबल था, वहां रहता था। उसके बाद किराए पे लिया घर 400 रुपए का। और वैसे ही बॉम्बे आया था, ये जेब में 400 रुपए लेके। जी तो विवेक भी पैदा हो गया था। तो विवेक को जब लेके आया तो मैं सोचता था कि रोज शाम को खाना कैसे आएगा,
कहाँ से कमाए। तो मुझे वहाँ साउंड रिकॉर्डिस्ट सूद साहब ने कहा कि आप ब्रिजभूषण भाई के पास जाइए। हम्म। तो ब्रिजभूषण की मतलब बहुत बहुत बड़े आदमी, नंबर वन है वॉइस जी। में। वॉइस। हाँ, उन्होंने मुझे काम भी दिया रेडियो पे और साथ साथ सिखाया बहुत। जी। मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो उनकी वजह से ही विनोद पांडे के लिए भी मैं ठीक रहा, क्योंकि उनके ज्ञान से, उनकी टीचिंग से विनोद पांडे जो है सुन सुन के इम्प्रेस हो रहा था। क्योंकि वो विनोद पांडे का इंटरव्यू कैसे था, वो पढ़ता जाता था, मुझे रिपीट करना था, फिर एक पेज पढ़ रहा है मैं रिपीट करते करते उन्होंने तो पूरी रात लगा दी, पूरा स्क्रिप्ट ही खत्म कर दिया एंड तक। हाँ, तब स्ट्रगल उसमें क्या है ना, उससे पहले 50 रुपए मिलते थे हर जगह, रिकॉर्डिंग में कहीं खड़े हो जाते थे स्टूडियोज में, बेहद चोपड़ा के ऑफिस के पास कभी खड़े रहते थे मिलने, अरे यार एक लाइन बोल दे, चलो भाई 100 रुपए ले लो। ये सब ऐसे ऐसे छोटी मोटी कमाई होती थी। लेकिन जब मॉडलिंग मिली, आई वॉज द हाईएस्ट पेड मॉडल और चार मीनार, मेरे ख्याल से जो 5,500 से शुरू हुआ था, मुझे 50,000 रुपए लाइफ बॉय, और बहुत मेरा पॉपुलर हुआ। उस समय में, एट दोज डेज। हाँ, तो 50,000। हाँ, 50,000। तो हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर 90,000 का एक घर लिया, छोटा सा रूम। लेकिन तकलीफ ये होती थी कि रेडियो अलग, मॉडलिंग अलग। रेडियो में लोग बोलते थे वाह वाह क्या आवाज है, मॉडलिंग में बोलते थे वाह वाह क्या आपका मॉडल करने का जो अंदाज है या एक्टर है। हम्म। एक्टिंग का दोनों को मिला के कुछ नहीं मिलता था। एक्टिंग करने के लिए रोल, डायलॉग वाला किसी फिल्म में नहीं मिला था। तो धीरे, वो बड़ा दुख था, वो बड़ा पेनफुल था। और ट्रेनों में जाना वगैरह कहाँ आता था, हम तो हैदराबाद में तो बड़ी बड़ी कभी इम्पोर्टेड कार्स थी सब, एक हम्म। एक घर में दो तीन तीन गाड़ियां थी, पीछे स्विमिंग पूल बड़े, मतलब तो बसों में जाना, ट्रेन में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाया मैंने। जी। अब दोपहर को क्या करेंगे, अ, जब मैं स्ट्रगल करता था कहाँ जाऊं, अच्छा ट्रेन में अभी लंच, जहां जाते थे लंच टाइम पे, बारह खाना खा रहे हैं सब लोग, किससे मिलेंगे। तो 12:30, 12:30, 1 बजे जब मैं ट्रेन में बैठता था, 10 रुपए 60 पैसे का मेरे पास वो था, पास था, पास। सेकंड क्लास का। जी। तो अंधेरी टू चर्च गेट, तो मैं लेट जाता था ट्रेन में, वो भी खाली रहती थी। अंधेरी चर्च गेट, अंधेरी चर्च गेट, 1 घंटा घूम घूम के जब लंच ब्रेक खत्म होता था 2:30-3 बजे, फिर वापस ढूंढने चले जाओ लोगों से मिलने। और मेरे एक चीज मेरे लिए अच्छी हुई कि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से एक अपनी फिल्म खरीद ली। अच्छा। जो कि लोग मिलते तो बोलते थे अच्छा आप डायरेक्शन कोर्स से आए हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे हीरो कैसे होते थे, शम्मी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर। ऐसे लोग। जी। हाँ, तो और हम जरा मूछ वूछ वाले तो दादा मुनि, मगर अशोक कुमार जी भी हंसते थे, अरे मूछ वाला है, मूछ वाला एक्टर, मूछ वाला हीरो, मूछ वाला हीरो। जी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा अलग था। लेकिन तो मैंने ये जो फिल्म थी अपनी, वो लोगों को दिखानी शुरू की। जैसा है, हर हर स्टूडियो में एक थिएटर तो होते ही थे ना। तो उसका नाम था एंड ऑफ द गेम, रैगिंग पे थी, कॉलेज बॉयज की रैगिंग की लड़ाई के ऊपर था। तो मेरी वाइफ ने एक दिन बोला मुझे कि प्रकाश मेहरा को आप फोन पे बात करिए, आपकी आवाज उनको अच्छी लगेगी तो आपको बुला लेंगे, क्योंकि अमिताभ को भी उन्होंने वॉइस की वजह से लिया। तो मैंने क्या किया, प्रकाश जी का नंबर ढूंढे, फोन किया, तो फोन पे आए वो। आए तो बोले आप कल आ जाइए मिलने। तो वहां गया तो वो मुकद्दर का सिकंदर का वो चल रहा था, कुछ एडिटिंग या कुछ गाने देख रहे थे वो। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई प्रकाश जी, मैं आपको अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूँ, हाँ जरूर, कल आ जाओ। जब मैं वहां गया, उन्होंने फिल्म देखी, तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं बोला, बोले इनका नंबर लिख लो। बोले मेरा फोन तो ये है, बस इधर में घर है। तो उन्होंने सीधा का सीधा मुझे मुकद्दर का सिकंदर के वो दे दिए रेडियो प्रोग्राम। जी। और सब लोग अमित सैनी के स्टूडियो में बोलते थे, अरे न्यू कमर को 2 लाइन देते हैं हम लोग, इसको तो पूरा मेन प्रोग्राम दे दिए मुकद्दर का। उसके अंदर मुकद्दर का सिकंदर का उन्होंने वो बनाया था, एलपी से भी बड़ा आता था, इतना बड़े बड़े एल्बम आते थे, ये अच्छा। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स। हम्म। तो एचएमवी को उन्होंने बोला कि
सुरेश ओबरॉय ये पूरा बनाएगा। जैसे हम बोला मुकद्दर का सिकंदर, एक लावारिस, उसके बाद फिर वहां से पिक्चर का सीन, वो साउंड ऑडियो, फिर मेरा बोलना बीच में। तो वो लोग बोले यार नई वॉइस कैसे लेंगे, इतना महंगा है ये, कैसे कर सकते, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एचएमवी ने, उनका असिस्टेंट था साथ में प्रकाश जी का, उसने बोला आप सुन लीजिए एक बार क्या है। तो सारे के सारे शीशे के सामने से खड़े हो गए। मैंने बोली ये क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने लाइन बोली, मुकद्दर का सिकंदर एक लावारिस, तो उसमें से दो आदमी निकल गए, चार लाइन और चार, सब के सब चुपचाप निकल गए, ऐसे ऐसे बोला चले गए। तो, और उसके बाद ये पहला था जो प्लैटिनम डिस्क बना, प्लैटिनम जुबली हुई। बहुत फेमस हुआ था मुकद्दर का सिकंदर। हाँ, कई बार मैं टैक्सी में, कार में, टेप में लोगों का सुनता था, बजाते रहते थे ड्राइवर। तो ये है स्ट्रगल का। उसके बाद एक बार फिर आई, और जब प्रकाश जी के पास ने जितना मुझे उन्होंने किया, सगा भाई भी नहीं करता था। जी। तो प्रकाश मेहरा ने फिर मुझे फिल्म दी लावारिस। उसके बाद तो फिर एक बार फिर लावारिस दोनों आ गए 1980 में, तो फिर तो और कमाल हो गया। जो जब आप विनोद पांडे जी के पास पहुंचे और लंदन से आपके पास वो फोन आया था, वो अंडे ब्रेड वाला आया था आपके घर पे आपको बताने, साहब आपका फोन आया। वो हाँ, मैं अंडे ब्रेड 56 10 12 नंबर तक वो कॉइन था, 1 रुपए वाला। तो उससे उससे हम लोग ब्रेड चीज वगैरह लेते थे बटर से। तो बहुत लंदन से बोल रहा हूँ, अगर जब बोला विनोद ने, तो वो भागता हुआ आया, मुझे लंदन से फोन आया, फिर मैं बात किया, तो उन्होंने बोला कि भैया आपकी टिकट भेज दी है, फिर आ जाइए। तो तब तक तो मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से बना, रो रो के भीख मांग के बनवाया। तो उतनी देर में लकीली क्या हुआ, उनकी टिकट विकेट में कुछ गड़बड़ हो गई, और उनकी शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो मुझे 2 दिन और मिल गए। उसके बाद फिर जब तो पासपोर्ट भी आ गया, जब चीजें होनी होती है, जब जब जो जो होना है तब तब सो है। जब होना है तो होता ही है। जी। आपने रेडियो से करियर की शुरुआत की हैदराबाद में बचपन में, और करियर नहीं, हॉबी थी मेरी। हॉबी करियर थी। के इतने करोड़ लखपति आदमी उस जमाने में, लखपति करोड़पति होते थे। जी। तो हाँ, वहां से शुरू करके, और 10 रुपए मिलते थे वहां रेडियो पे। जी जी जी। और तब और अभी जिस तरह सारी जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है, कैसे और क्या बुनियादी अंतर आप पाते हैं दोनों में, क्या डिफरेंस लगता है आपको? उसका एक फील थी, क्योंकि हम लोग बचपन से उसके साथ, बड़े बड़े माइक इतने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें घुमाते थे, साउंड रिकॉर्डर। अब तो मेरे कंप्यूटर पे मैं अपने कमरे में रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा खुद स्टूडियो है घर। जी जी जी। मेरा छोटा एक कमरा है, इसके अंदर, उसके अंदर छोटा एक कंप्यूटर है, एक बढ़िया सा माइक है, और उसके ऊपर मैं खुद ही रिकॉर्डिंग करता, खुद ही एडिटिंग भी सीख लिया, मैं खुद ही करता हूँ सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शौक है मुझे, कैमरा, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग। कैमरे का भी बहुत शौक है, वो भी खरीदा मैंने, वो भी यूज करता हूँ। जी। मैंने सुना कि आपके घर में नो एंगर जोन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। क्या है ये, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, बच्चों को, एक बार मैं सिस्टर शिवानी के साथ ब्रह्मा कुमारी रिलायंस में गया था, तो वहां बात करते करते निकला कि उन्होंने बोला था कि नो एंगर जोन बना लीजिए आप एक, आप वहां पर जो, जहाँ पर पूरे ऑफिस में, बहुत बड़ी है ना वो, तो फैक्ट बहुत बड़ी जगह है, उसमें तो एक पोर्शन को बना लीजिए। तो मैंने क्या किया, वो कॉपी करके अपने घर में आया। मैंने बोला ये बेटा, बच्चों को, सब ग्रैंड चिल्ड्रन, नो एंगर जोन एंड नो इंग्लिश जोन, ओनली हिंदी जोन। अच्छा। क्योंकि नहीं तो मतलब उसके बाद तो ये हुआ कि बच्चे इसके खेलते हंसते, दादाजी देखो इसने इंग्लिश बोला, अच्छा। तो फिर खेल खेल में, और नो एंगर जोन बोलते, दूसरा जरा सा लड़ने जाते तो एक बोलता है नो एंगर जोन है, ये नो एंगर जोन है।
तो खेल खेल में हो गया, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को, मन में आ जाता है माइंड में कि एंगर इज नॉट राइट। एंगर जितना मतलब आप आग आग का गोला लेके मैं आप पे मारने जाऊं तो मेरा हाथ पहले जलता है ना। जी पहले बिल्कुल। मैं एंगर में पहले एंगर में मैं जलता हूँ, फिर आग के ऊपर फेंकता हूँ, तब तक तो मेरे हाथ समझ गए, तो हम ज्यादा जलते हैं दूसरे से। हम्म। आप अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका जिक्र भी किया कि किस तरह से शुरुआत में आपने अपनी वॉइस दी। मुकद्दर का सिकंदर का पूरा एपिसोड आपने बताया। जैसे एक अभित जी की बैरिटोन वॉइस कही जाती है, आपकी उसी कैटेगरी में है। वॉइस मॉड्यूलेशंस के बारे में कुछ बारीकियां आपसे जानना चाहूंगा। जैसे एक मैं आपका पुराना इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि विनोद पांडे जी जब आपसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा दोस्तों, तो आपने एकदम दूसरी तरह से दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये इसके बारे में कुछ। ब्रिजभूषण ब्रिज भाई ने मुझे सिखाया था, और कैसे माइक कैसे, नाक कैसे करना, फ और भ के लिए फ फ की कैसे नीचे करना, नीचे करना या नाक के नीचे रखना माइक, और कैसे मॉड्यूलेशन करना, बार बार नहीं ऐसे, और बड़े प्यार से दोस्तों दोस्तों। अच्छा फिर दोस्तों 4 4 5 5 बार भी रीटेक कराते थे, लेकिन मेरा पूरा वो बहुत सिखाया उन्होंने। वहां से तो मैंने रेडियो पे सीखा, और वो मेरी फिल्मों में काम आए, पूरी डायलॉग डिलीवरी काम आए। हालांकि लोग बोलते थे यार ये बड़ा रेडियो टाइप का बोलता है, लेकिन क्या हुआ, मैं तो बहुत नेचुरल बोलता था। जी। मुझे याद है अपने चंद्रशेखर जी, हमारे मोस्ट सीनियर एक्टर, एक दिन आके बोले, यार जब आप काम कर रहे हो मेरे साथ, मुझे लग रहा है कि आप एक्टिंग ही नहीं कर रहे हो, और स्क्रीन पे कैसे अच्छा लगता है। जी। हंसने लगा, मैंने बोला नहीं सर, वो मैं उनको कैसे बोला, हम लोग तो इंस्टीट्यूट में सीखे थे मेथड एक्टिंग, हाँ। जैसे नेचुरल गुस्से में। अरे इतनी मुसीबत होती थी साउंड रिकॉर्डर्स के साथ कि जब मैं गुस्से में आता था, आवाज फट गई, अरे अरे फट गई फट गई, कट कट कट। अरे क्या हुआ, मैं बोला गुस्से में आदमी चिल्लाता तो आवाज फटी भी नहीं, बट होती है नेचुरल, जाने दीजिए, एक तो टेक बेरा रखिए आप, ठीक बात। बाद में वो लोग अरे रोने में भी क्लियर सी। पुराने जमाने मतलब एकदम पुराने जमाने के थे ना कुछ, हाँ हाँ हाँ। तो उनको वो फटी भी नहीं चाहिए, कट नहीं चाहिए, ठो नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, अरे फंबल भी करना चाहिए, नेचुरल तो होना चाहिए ना। गुस्से में आदमी हाँ कभी हाँ। शब्द नहीं मिलते। जी जी। अरे नहीं नहीं यार ऐसा लग रहा है अटक गया, अरे तुमको कैसे लगता है, मतलब उनको नीट क्लीन चाहिए होता था उस जमाने में। हम्म। थोड़ा बिगिनिंग में मेरी मजाक भी उड़ाते थे लोग, बोले यार ये नया पता नहीं इंस्टीट्यूट से आए क्या, इंस्टीट्यूट में सीख के आए। बिगिनिंग में मुश्किल होती थी कोई भी चीज नहीं करने के लिए, मैं सारे रोल करता था तो सब नाराज थे, बोले यार तुम्हारा कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, कभी तुम विलेन है, कहीं तो हीरो है, कहीं तुम पुलिसमैन है, कहीं चोर है, हम्म। तुम्हारा कोई इमेज ही नहीं है, तो आपको क्या रोल दें हम। हम्म। मैं अब इमेज बनाऊं, मैं बोलता मेरा इमेज यही है कि मेरा कोई इमेज नहीं। जी, यही तो वर्सटैलिटी है। ये तो बिगिनिंग में उस जमाने में लोग नहीं थे ना, अभी अभी हाँ। शाहरुख वगैरह आए जब, उनको बड़ा बेनिफिट हुआ क्योंकि लोगों का थॉट बदल गया, जैसे उन्होंने बाजीगर वगैरह की। हाँ जी। तब तक बाद में तो अभी तो ऋषि कपूर भी हमारे नेगेटिव रोल करके गए हैं। अग्निपथ में उन्होंने नेगेटिव रोल किया। हाँ तो अभी तो अब चेंज हो गई ना दुनिया। इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई। और मैं 25 साल पहले कुछ करता था तो बोलता है यार ये ऐसे करता है, हम्म। डायलॉग पहले मांगो तो नाराज होते थे, और एक दिन पहले दे देंगे, अरे क्या यार कमाल कर रहे हैं, आपस में बोलते ये इंस्टीट्यूट के है, नए नए लड़के हैं, आपको सेट सेट पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे, खाली बैठे डालो लिखे जा रहे हैं, तो प्रिपेयर भी तो करना होता है। जी। विनोद पांडे जी का तो पूरा स्क्रिप्ट हाथ में आया था, मैं प्लेन में पूरा याद रट लिया था, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरा रट्टोफाई हो गया। हम्म। बाकी जितनी इंग्लिश फिल्में की मैंने, सब पूरी स्क्रिप्ट घर पे आती है। इंग्लिश फिल्म की मैंने, फ्रेंच फिल्म की मैंने, जापानीज फिल्म की, हम्म। हम्म। और इंग्लैंड इंडिया नेपाल में तो में भी आपने फिल्में की हैं, इन देशों में भी। हाँ, अ गर्ल हु लिव्ड ट्वाइस, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका नहीं, मनिका, जी, मणिकर्णिका मनिका। मुझे ये याद जी। है, मनिका,
तो उसका इंडिया पुनर्जन्म। में और बाकी देशों में कुछ डिफरेंस लगता है, या फिल्मों का काम करने का तरीका, वो प्रोसेस वो सेम ही है? बहुत ही उल्टा, नया नया गया जब एकदम उल्टा था वहां तो। अच्छा। आपके दरवाजे के नीचे पहले स्क्रिप्ट आपको याद करके आना पड़ता, आप हाथ में पढ़ के तो नहीं कर सकते वहाँ। पूरा याद करके सेट पे सीन आना पड़ता है। जब मैं पहली बार ये मनी का रोल कर रहा था, हम्म। तो मेरे पास नीचे शीट आ जाता था, 9:03 पर आप लॉबी में मिलेंगे, और नहीं तो 9:04 में आप बस में। पूरे पूरा स्टाफ, पूरे लोग एक ही बस में। जी। और वहां, अब फिर वहां जब पहले दिन तो मैं बोले यार खाना वाना कोई ला के देगा, बॉय होगा, मेकअप मैन होगा, पर कोई नहीं। सब लाइन में खड़े थे, बस एक कैफे लगा था, सब अपना अपना डाल रहे। मैं दूर खड़ा रहा, मैंने बोला यार मुझे तो अजीब सा लग रहा था, नया नया। तो जी। प्रोड्यूसर आया, आके मैंने से गले में हाथ डाला, लेके प्लेट में डाल के बोला आओ मैं सर्व करता। तो फिर जैसे उसने एक बार खिला दिया, फिर समझ गया। हम्म। सब लाइन में खाते हैं, अपन निकाल के जैसे बुफे खाते हैं। तो दूसरा है कि वहां पर टाइमिंग क्या वो था, इतना अच्छा था। वो कैमरामैन हमारा वहां का क्या करता था, मनिका वाला, 6 बज के अगर 6 बजे की अगर पैकअप टाइम है, तो 5:30 पे निकल जाता था, क्योंकि वो 30 मिनट उसको होटल तक लगते थे। अच्छा। सीधा लॉक कर देता था कैमरे को। यहाँ ऐसा नहीं है कि तो सुबह रात को शूट पे शूट एक्सटेंशन करते जाओ। हम्म। 2 बजे की शिफ्ट है, फिर रात के 10 बजे तक एक्सटेंड, फिर सुबह, फिर सुबह है, फिर बोले कल 7 बजे करेंगे। वहां उसने तो 5:30 पे बोला आधा घंटा लगता है, वो आधा घंटा ट्रैवल का मिक्स गिन लेते थे। फ्राइडे फ्राइडे को लिफाफे में कैश आपके नीचे दरवाजे के अंदर, एकदम सिस्टमैटिक। एक आदमी सेकंड टू सेकंड देखता था कि डायलॉग कितने सेकंड के हुए, ताकि हम एडिटिंग में तकलीफ ना हो, कितने मिनट की पिक्चर बन रही है। जी। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस था पहले। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले हमारे में और उनमें। जी। उसके बाद साउथ में वो मैंने देखा, सेम डिसिप्लिन। अच्छा। एक एक डायरेक्टर था, वो सिर्फ मॉर्निंग 9 to 5 करता था। 6 बजे पैकअप, सीधा बात ही नहीं करता था कब निकल गया, ऐसे देखो तो पैकअप भी हो गई। जापान में भी ऐसे ही था, कहीं भी साउथ में सेम था। बाद में अब तो यहाँ भी काफी डिफरेंस है। लेकिन ये जैसे एनिमल में काम किया, हम्म। इनका एक ना, इनके अंदर एक रिस्पेक्ट बहुत है एक दूसरे के लिए। हम्म। सर सर बोलते हैं, सब कुछ एक दूसरे को बोलते हैं। अभी मेरी डबिंग के लिए 2 लाइन बच गई थी, तो उसने बोला सर वो 1-2 लाइन आपकी डब करनी है। मैंने जब बोलो आ जाता हूँ। बोले कब आने? 10:30। तो मैं 10 बजे तैयार हो गया था। तो फिर फोन आया, सर थोड़ा सा दूसरे बच्चे की रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा लेट हो रहा है, आप अभी मत लिखिए। फिर 10-15 मिनट के बाद, सर अभी मत लिखिए। ऐसा कोई नहीं करता है। 5 बार उसने करवा के बहुत सॉरी बोला। बोले क्या हुआ, मैं तो हॉलीडे है, मैं आराम से बैठो टीवी देख रहा हूँ, जब आप बोलेंगे आता हूँ। मैंने बोला क्यों इतना? तो बोले कि नहीं सर आप हमारे सीनियर, हम आपको यहाँ ला के बिठा देंगे, दूसरे लोग डब कर रहे हैं, और आपको खाली बिठाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये बातें बड़ी मायने रखती हैं। बिल्कुल। आदमी आदमी छोटा और रोल बड़ा हो देखता नहीं है। ऐसे आदमी के साथ बोला मैं इनके साथ तो काम करूंगा, कोई भी रोल दे। पार्ट 2 में भी करूंगा, इसका एनिमल, एनिमल पार्क। एनिमल पार्ट 2। हाँ जी। अच्छा। आपकी दो फिल्में थी सर, एक कालचक्र और दूसरी श्रद्धांजलि, जिनमें आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत हार्डवर्क किया, ऐसा आपने खुद कहा है। क्या अलग तैयारी थी इन फिल्मों के लिए बाकी फिल्मों से? श्रद्धांजलि तो एक एकदम ऑपोजिट रोल था, टोटल नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव के साथ साथ उसका कारण भी था। हम्म। क्यों क्यों नेगेटिव है? वो बोलता मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। जब मैं सड़क पर पैदा हुआ था, आपकी तरह अस्पताल में नहीं। सड़क पे नंगा लिटा देती थी माँ। लोग मुझ पर सिक्के फेंक कर जाया करते थे। तब से लेकर आज तक मुझे लक्ष्मी से मोहब्बत है, लक्ष्मी नारायण। और मेरे कोई आड़े आएगा इसके, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरी कमाई की आड़े नहीं आती, जी। ये इसका लॉ था।
तो ये तो इतना एक बहुत बड़ी हिट हुई थी ये फिल्म। जी। और कालचक्र थी, एक अलग टाइप का पुलिसमैन था, रोमांटिक भी था और कड़क भी था। हम्म। और दोनों की डायलॉग डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क, वो तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। और श्रद्धांजलि में दो पार्ट थे, यंग एंड ओल्ड। मजा आया काम करके। जी। लक्ष्मी का जिक्र किया आपने, लक्ष्मी नारायण। इफ आई मे आस्क यू, लाइफ में पैसों के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा है? पैसों के साथ हमेशा आता ही रहा। जी। लक्ष्मी हमेशा दौड़ दौड़ के आई मेरे पास, बचपन से लेके आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई। कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं बोलूं कि आज मैं भूख के मरा या पानी पी के सो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। मेरी कुंडली में ही है, लक्ष्मी ही है। ईश्वर की कृपा। किसी ने मुझे बोला भी था कि आशीर्वाद इनसे ले लो, बहुत पैसा मिलेगा। बोले मेरे पास बहुत है, बहुत है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ, जी। बहुत आएगा। पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे एक विश्वास था कि मैं बॉम्बे में जाऊंगा और फ्लैट नहीं बंगला लूंगा, माय गुडनेस। और बंगले में हूँ। जी। आप अपने बेटे विवेक ओबरॉय के साथ उनके काम को आप कैसे देखते हैं? आप उनके काम में अपने इनपुट्स देते हैं, या अभी ऐसा हो गया है कि यार तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? ये तो बहुत देना पड़ता था ना, उसकी स्ट्रगल, मेरी मेरी तो दोबारा स्ट्रगल हो गई थी। हाँ। ऑफिस में जाओ, ऐसे लोगों के कैसे? पास जाओ। एक बार कंपनी दे दी उसने, रामू ने, उसके बाद फिर मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ा। हम्म। उसके बाद तो बच्चे खुद समझदार हैं, समझते हैं। अब तो खुद ही अपना फिल्में, पहले सिलेक्शन में कहानी में बिठाता था, अब तो कोई अपना अपना सब कर रहे हैं, बड़े हो गए। उनका सबसे बेहतर काम आपको किस फिल्म में लगता है? कुछ ही उदाहरण एक ग्रेट, दो। बहुत अच्छा एक्टर है, उसका एक से जी। बढ़ के एक नो एक्टर डाउट। मालूम है। मुझसे बहुत बड़ा एक्टर है वो। तो उसकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जहां उन्होंने, मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी में ठीक नहीं था, या वो चंदू के रोल में कंपनी में ऐसा था। हर पिक्चर में उसने अलग रोल किया और बहुत खूब निभाया, बहुत अच्छा हर रोल। जी। आपने उनकी शूट आउट एट लोखंडवाला देखी है क्या? देखा ना। सोशल मीडिया पे उस फिल्म की बहुत चर्चा होती है और सब ऐसा मानते हैं कि उसमें जो गैंगस्टर का रोल किया है विवेक ने, वो शायद उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। दोनों गैंगस्टर में कोई नहीं कर सकता था, कंपनी भी ये भी। कंपनी में भी, हाँ। जी। और शूट आउट तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, और जबरदस्त रोल किया जी। उसने। माया भाई। माया भाई। फिल्मों के रिव्यूज आप पढ़ते थे क्या? या कोई एक यूनिक सा रिव्यू आपको याद हो अगर, जिसमें आपका जिक्र किया गया हो, कुछ अलग सा आपके बारे में लिखा गया हो आपके समय में? एक फिल्म आई थी मेरी, तुम्हारे बिना, राजश्री की। तो मैक्सिमम बेस्ट रिव्यूज हर न्यूज़पेपर में दिए थे, सुपर एक्सीलेंट। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद लिखा कि अमिताभ बच्चन को अभी गार्गलिंग करनी पड़ेगी ये पिक्चर देखने के बाद, अच्छा। बेटर डू सम। हाँ। तो मतलब इतनी तारीफ की थी अभी तक उसकी, मतलब फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। और दूसरी फिल्म में जहां मेरी तारीफ हुई थी, एक फिल्म थी रिश्ता कागज का, अच्छा। नूतन जी के साथ। नूतन जी के साथ। हाँ, लोगों ने बोला तू पागल है, करियर खराब हो जाएगा, इतनी सीनियर एक्ट्रेस के साथ तू हीरो बन के आ रहा है, अब बुड्ढे के रोल मिलेंगे। मैंने कोई बात नहीं, मुझे नूतन जी के साथ काम करना ही करना है। मेरी फेवरेट, दोनों सिस्टर्स मेरी फेवरेट थी, नूतन जी और तनुजा। मुझे बहुत मन था उनके साथ काम करने का, जी। तो किया। हालांकि वो रोल विजय आनंद जी के लिए लिखा था उन्होंने, लेकिन फिर अच्छा। मैंने बाल बाल सफेद करके, ऐसा वाला मोटा वाला चश्मा पहन के, मैंने बोला अब देखो कैसे लगता है, नूतन जी के साथ मैच होता है। तो फिर उन्होंने टेस्ट लिया, पूरी हम्म। 2-3 सीन शूट किए, देखे, सोचा, जी। फिर ओके किया। हम्म। ब्रह्म कुमारी से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिज्म हम्म। ने आपकी दुनिया, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे बदली? और
चूंकि आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ टू इम्प्रूव योर इमोशनल हेल्थ। देखो, एक जमाना था जब आईक्यू बोलते थे लोग इंटेलिजेंस को, फिर बाद में पता नहीं क्या क्या क्यू निकले। इसका आईक्यू कितना अच्छा है, फिर इसका ईक्यू। अभी इमोशनल से ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए ऊपर है, क्योंकि इस दौर ये इतना इम्पोर्टेंट है अभी ये दौर, क्योंकि अभी ये दुनिया जुल्म बढ़ने वाले हैं, घोर कलयुग आने वाला है। तो वो बर्दाश्त करने के लिए और चेंजेस, सडन चेंजेस के लिए स्पिरिचुअली एंड इमोशनली इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। और जैसे आपका एक फोन का ये वायर है, ये कनेक्शन ये है ना। हम्म। अब आपका फोन चार्ज करना होता है तो आप क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे जी। लगा के, करंट पे लगाए, इलेक्ट्रिसिटी पे लगाए ना मेन में। बिल्कुल। इसी तरह जैसे हमारी जो आत्मा भी क्या है ना, इतने वर्षों के बाद, जन्म जन्म के बाद मैली होती जा रही है और कमजोर होती जा रही है। तो स्पिरिचुअली और इमोशनली कमजोर रहना मतलब आत्मा कमजोर। तो आत्मा को ताकत देने के लिए, उसको वापस चार्जिंग करने के लिए, फोन की तरह उसकी बैटरी इतनी कम हो गई है, उसको वापस फुल करने के लिए कनेक्ट करना पड़ता है विद परम पिता परमात्मा, परम गुरु, परमात्मा, सुप्रीम सोल, जो भी आप कहिए। हम्म। तो वो जैसे कनेक्शन वहां करते हैं तो वहां से आपको शक्ति मिलती है। और डेली करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि दिमाग का क्या हो तो दौड़ जाते हैं इधर उधर। मेडिटेशन इधर कर रहे हैं, इधर परमात्मा के साथ लगे हुए हैं, दिमाग चला गया, अरे हाँ फलानी जगह वो था, हाँ ये करना है मुझे, शाम को ये आना वाला है। तो उसके लिए बार 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 हमको तो सिखाया गया था हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु ने, कि मन नहीं करता है कई बार मेडिटेशन, बोले मन को बोलो नहीं करो, बैठ जाओ। लेकिन उसी जगह पे बैठो और उतने 40 मिनट अगर है तो 40 ही बैठेंगे। अब मत करो मेडिटेशन ना, मन को बोलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बैठेंगे। तो वो मैंने सीखा। जी। अब देखिए, ज्यादा जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य हमारे घर आए थे तो मुझे बोला कि भाई गाय का दूध लो। मतलब गाय का क्या होता है, हमको तो प्लास्टिक मालूम है, पैकेट से लेके डालते हैं हम, तो हमारा दूध वाला जो देके जाता है। अब यहाँ से बोरीवली के भी आगे के 30 किलोमीटर जो से कहीं ढूंढते 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 उनका आदमी गया, फिर लेके आए। तो उस दुकान से, वहां से फिर वो एक कैन मैन में आता था आदमी, साइकिल साइकिल पर लाते 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 मैंने देखा कि ये मेरा थोड़ा सा ना गाय का दूध, मैंने कहा जाने के बाद गुरु जी शंकराचार्य जब चले गए तो बोले यार कंटिन्यू करो। तो जैसे मैं गाय का दूध शुरू किया भैंस छोड़ के, तो मेरा नजरिया बदल गया, लोगों को देखने का नजरिया ही बदल गया। वर्ल्ड को मैं अलग तरीके से देखने लगा, शांत हो गया, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ गई, मेरा रिएक्शंस थोड़े कम हो गए। मैंने बोला और ट्राई करते हैं। तो फिर मेरे समझ में आया कि वेजिटेरियनिज्म फिर कितना बड़ा होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे आपके कर्म। तो उससे भी पहले मैं जाता हूँ, एक शब्द ऐड करता हूँ, जैसा धन वैसा अन्न। क्योंकि आप ब्लैक मनी कमाएंगे, चोरी की, तकलीफ की, लोगों से किसी को दुख देके, किसी से झगड़ा करके, चीट करके, तो वो कभी नहीं तो वो फलेगा। पैसा, हाँ नहीं, वो पैसा ऐसा ही अन्न लेके आता है। या तो आपके बच्चे ड्रग्स में जाएंगे, या फिर बार नाइट में जाएंगे, या लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े करेंगे, या नशे करेंगे। तो वो धन ऐसा ही अन्न लाता है, फिर वैसा अन्न वैसा मन बनता है, जैसा मन तो फिर वैसे आपकी कर्म, जैसे कर्म आपकी वो डेस्टिनी। तो धन का मैंने पूछा भी था जगत गुरु जी आए थे शंकराचार्य, गुरु जी हम तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, देखो देखो कैसे कैसे चोरी करके लोग कमाते हैं, कितने कितने मतलब लोग खराब काम करते हैं। तो उन्होंने बोला जो जो सत्यता से, सच्चे से, प्रेम सही तरीके से कमाया जाता है ना पैसा, उसको बोलते हैं लक्ष्मी।
बाकी तो पैसा है, जो उन लोग के पास है वो पैसा है। ठीक उस है। दिन मेरे समझ में आया मीनिंग पैसा और लक्ष्मी में क्या फर्क है, और कौन सी लक्ष्मी, और क्या घर में लक्ष्मी की क्यों वैल्यू है, इज्जत। आप भी देख लीजिए, हमारे जमाने में कुछ लोग कैश में दे दिया करते थे, बोले यार इनका इनकम टैक्स बचा लेते हैं हमारे से, तो हम उसको जो भी कॉलम, तो मैंने देखा, खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम्म। मैंने देखा कि जब जैसे कोई 10,000 दे गया कैश, चलो यार क्या करें, चलो पत्थर लगवा लेते हैं, पर्दे बदल लेते हैं, कोई ये कर लेते हैं, या पार्टी कर लेते हैं, दारू की पेटी मंगवा लेते हैं। तो बाद में मैंने देखा कि इसमें कोई बरकत नहीं थी। तो मैं उसके बाद एक एक रुपया चेक मांगता, लोग देते ही नहीं थे, लड़ते थे, बोले कहाँ से चेक लाएंगे सर। मतलब भाई मेरे को, मुझसे मुझे जो काम करना है तो मैं ब्लैक मनी नहीं ले सकता। वैसे मेरी प्रॉपर्टी भी 1 साल लग गया बिकने के लिए, क्योंकि लोग बोले यार आपकी इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, हम 2 करोड़ ज्यादा देते हैं, आप कैश में ले लो। बोला नहीं चाहिए, मैं ढाई 2.5 करोड़ कम में दिया, लेकिन पूरा चेक का वेट करता रहा, 1.5 साल वेट किया रहा, और 1.5 साल वो रेंट सोसाइटी को और उसके मालिक को बिल्डर को देता रहा। मतलब नहीं आ जाएगा। जी। तो थोड़ा अपने अपने उसूल बनाने पड़ते। जैसे मेरा एक और उसूल था कि मैं कितना भी नेगेटिव रोल करूं, मर्डर करूं, लेकिन मैं औरत का रेप सीन नहीं करूंगा। हम्म। मैं आज तक नहीं। बोले क्या हो रहा है यार, पिक्चर में ही तो है। मैंने तो रोल ही तो है, विलन तो कर ही रहे हो। बोले ठीक, मेरा विलन भी एक लिमिट का होता है, मैं रेप सीन नहीं करूंगा, नेवर। तो अपने अपने तरीके थे। अब जैसे लास्ट पिक्चर थी वांगा की, एनिमल। जी, एनिमल। कबीर, कबीर सिंह, अच्छा। लास्ट लास्ट हम्म, वाली। हम्म, हम्म। तो कबीर में एक सीन था जहां मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, उससे सिगरेट हाँ पीता है, तो हाँ 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 जी। मैं सिगरेट लेता हूँ, लेके पी के, मतलब मुझे भी एक आदत पड़ गई थी कॉलेज में यार इसकी, तो कुछ इनडायरेक्टली बोलना चाहता कि अच्छा नहीं मत पी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने सर मैं सिगरेट नहीं हाथ लगा सकता, मैं गुरु नानक को मानता हूँ, और मैं मुंह में सिगरेट नहीं लगा सकता। हम्म। लोग बोले भी यार ये फिल्म में है, ये तो स्पेस, मतलब प्लीज सर सीन, मैं ये नहीं करूंगा आपकी पिक्चर में। तो उन्होंने सीन चेंज किया, लेकिन मुझे नहीं हटाया। खुद ही उसने, हीरो ने क्या किया, फिर सिगरेट मुझे देख के छुपा के फेंक दिया। बोला ठीक है। इतना था, लेकिन इतना उसकी मतलब ग्रेटनेस है डायरेक्टर की, उसको ईगो हर्ट नहीं हुआ। अच्छा हमको सिखा रहा है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं, अपने कंडीशन डालते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला हमारे उसमें गुरु नानक जी, मेरे घर में गुरुद्वारा भी है, और हम लोग ये मानते नहीं, और वैसे ब्रह्मा कुमारी में भी मैं शक्ल नहीं दिखा सकूंगा, मैं उनके रूल्स फॉलो नहीं करूँ तो कैसे शक्ल शक्ल दिखाऊंगा, भले फिल्म में हो, पी तो मैं रहा हूं ना। जी। और प्लस एक चीज जो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि बुरी है, मैं हम्म। उसको एंडोर्स क्यों करूँ, सही मैं बात। क्यों दिखाऊंगा। जो मैं देखो, जो आदमी वो किसी को इम्प्रेस कर जाता है ना, कर सकता है, जो पर्सनालिटी, यहाँ लोग जिसकी बात देख के करते हैं, हम्म। कॉपी करते हैं, जैसे वैसे कपड़े पहनते, जैसे देवानंद के बचपन में मैं बड़े बड़े कॉलर लेके देवानंद की तरह टोपी पहन के घूमता था, फॉलो जो करते हैं ना, हम्म। उस आदमी को तो और ज्यादा सोचना चाहिए, कोई भी ऐड करने से पहले, कोई भी चीज को एंडोर्स करने से पहले। जी। यहाँ तक कि किसी के वोट देने के लिए जब कैंपेन के लिए जाते थे हम, तो मैं देख लेता था ये आदमी ठीक नहीं है, तो मैं उसके नहीं करता था कैंपेन, मतलब मैं नहीं करूँ एंडोर, मैं वो चीज जो नहीं चाहता जी। दूसरे कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, दुनिया करे, हम्म। तो मैं करूंगा तो क्या होगा, मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल बन एग्जाम्पल जाऊंगा। सेट करूँ। बिल्कुल। विवेक को भी नहीं करने दिया, ना सिगरेट का ना शराब का जी। ऐड। जी। यही आपकी ग्रेटनेस भी है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने तो आपको बहुत बाद में फिल्मों में सोल्जर, विजयपथ और इन फिल्मों में देखा। मेरी मदर आपकी बहुत बड़ी फैन है, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपका वो जो गाना है, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी, तो मैं उस तक अपनी मदर के जरिए ही पहुंचा। उन्होंने मुझे वो बताया उसके बारे में, उनको वो गाना बहुत पसंद था, और जब मैंने सुना तो फिर मेरी भी वो अब प्लेलिस्ट का हिस्सा है कि वो गाना मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन सुनता जरूर हूँ।
मुकुल की मेहरबानी है, उसकी ग्रेटनेस है, उसकी हिम्मत है, और साथ में रोमेश शर्मा उनके जो प्रोड्यूसर है वो जी। मान गए कि इतना विलेनी करने के बाद भी सागर का इन्होंने मुझे कैरेक्टर। हाँ, तो डिम्पल भी मानी और मुकुल भी माना और रोमेश शर्मा भी माना। हालांकि लोग बोले कि मुकुल तूने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वो उल्टा हो गया। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। जी। अच्छा अच्छा था गाना, बहुत पॉपुलर हुआ, वर्ल्ड बहुत वाइड पॉपुलर। पॉपुलर। एब्सोल्युट। पता नहीं कितनी बार सुनते हैं लोग उसको। फिल्में देखते हैं आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उनको आप देखते हैं क्या आज के समय में? अगर मैं आपसे पूछूं किस एक्टर का काम बहुत पसंद आता है आपको? आजकल एक बात बताऊं मैं आपको, जी। छोटे से छोटे टीवी सीरियल के लेके एड्स को लेके आप देखो, पता नहीं कहाँ से इतना टैलेंट भर गया है लोगों में। एक छोटा रोल करने वाला भी कमाल की एक्टिंग करता है। बिल्कुल। उस जमाने में जब मैं आया था 1979-80 में, लोग बोलते अरे बाप रे, क्या एक्टर आ गया है, नया एक्टर जन्म लिया, क्या यार हमारा बाप निकला। आज आप देख लो, मुझसे कई ज्यादा अच्छे ये छोटे 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 टीवी सीरियल के। हम्म। मैं हैरान होता हूँ देख के उनकी डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल काम करते हैं अभी। मैं कल एड ही देख रहा था, कोई पता नहीं कौन से प्रोडक्ट का था, इतना नेचुरल करते हैं लोग आजकल। आंख देखना, बात करना, मैंने बोला कमाल है। तो मैं किस एक्टर की क्या बात करूं अभी, वो अब तो सभी अच्छा काम करने लग गए। हम्म। एक्सेप्ट वक्त दो पुराने घसे पिटे अपना चेंज नहीं किया अपने आप को छोड़ के। जितने यंग जनरेशन जो आप बात कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। डांस में, म्यूजिक में, हम्म। 7-7 साल, 8-8 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, कोई तबला बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है। गाने सुन के सकते लता भाई की हिम्मत कैसी हुई, लता जी का कोई गाना गाने के लिए, और सब निभाते हैं। बिल्कुल। एक क्विज सेक्शन है, मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा और उसमें से आपको एक चुनना है। 4-5 चीजें हैं, जैसे मोहम्मद रफी या किशोर कुमार। दोनों अपनी अपनी जगह फैंटास्टिक सिंगर्स हैं, एंड गाने में दोनों, लेकिन एक्टिंग में नंबर वन किशोर कुमार, जी। नंबर वन इन द एक्टिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड, मेल एक्टर्स में। मेल एक्टर। एंड फीमेल में नूतन जी। नूतन जी। आगे क्रिकेट या गोल्फ? गोल्फ। मिर्च मसाला का मुखी या तेजाब का इंस्पेक्टर गगन सिंह? मिर्च मसाला का मुखी ज्यादा डिफिकल्ट था। जी। आपके समय का वो खत लिखना या आज के समय में व्हाट्सएप करना? खत में दर्द, फीलिंग्स। 70 या ओटीटी? 70। अच्छा। एक लास्ट सवाल सर, नया साल आने को है, क्या रेजोल्यूशन है, संकल्प है आपका आने वाले साल के लिए? रेजोल्यूशन ये है कि जो भगवान की श्रीमत दी गई है, जो ब्रह्मा कुमारी में हमें सिखाया जाता है, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान पान से ही इंसान का नेचर बनता है और नेचर से ही उसका तकदीर बनती है। जी। खान पान का ध्यान, और कम बोलना, मीठा बोलना और धीरे बोलना, ये 3 चीज मैं अपना रेजोल्यूशन करना चाहूंगा। कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, और खान पान एकदम शुद्ध, प्योर। एक लास्ट चीज, अगर आप अपनी कोई लाइन बोल दें, जैसे मुझे वो बड़ा पसंद है जिस गाने का मैंने जिक्र किया, जिसमें आप कहते हैं माइक पर कि दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है, अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो। जिंदगी इत्तेफाक क्या है, जिंदगी तो अपने कर्मों का एक जिंदगी तो एक ड्रामा है, जहां हर इंसान अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। कोई छोटा है ना बड़ा है। इसीलिए ड्राइवर अपना रोल प्ले कर रहा है, खाना पकाने वाला अपना कर रहा है, जो गटर साफ कर रहा है वो भी अपना कर रहा है, जो सुबह गाड़ी में कचरा उठा के लेके जाते म्युनिसिपल, वो भी अपना रोल अदा कर रहा है। लेकिन आत्मा से सब इक्वल है, हम सब आत्माएं हैं। तो जब आप चेहरा छोड़ के आत्मा को आत्मा देखने लगेंगे, दूसरे को आत्मा और अपने आप को भी आत्मा जानेंगे। लोग कहते हैं ना, बॉडी, आई एम अ
बॉडी और मेरे अंदर जो मेरी आत्मा, अरे आप आत्मा हो, बॉडी तो ऊपर के कपड़े हैं। तो वो चीज जब देखने लग जाएंगे लोग कि हर इंसान को आत्मा समझ के और उसके काम को रोल समझेंगे। जैसे श्रद्धांजलि में मैं मर्डर करता हूँ तो मर्डर थोड़ी बन गए। सही बात। वो तो सुरेश सिन्हा रियल है। जी। इसी तरह है तो सब आत्मा है ना। तो ये मैं इस साल, नए साल में ये बड़ी मेहनत करूंगा इसमें, और मैं चाहूंगा लोग भी करें, सुनने वाले भी करें, देखने वाले करें। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत आपके ब्लेस्ड हूँ मैं। एक सवाल के मैं 4 जवाब देता हूँ तो नहीं आपको नहीं मुश्किल हो जाएगी। मैं हमें तो आपको ही सुनना है, सुनना था कि कितना आपसे सीख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। बाकी आप अपना अनुभव बताएं कि इस बातचीत का अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप तरक्की करते रहें, आगे बढ़ें, इंटरव्यू करें, और आपकी जो दिल में आप जो चाहते हैं वो पूरा हो। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। तो आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नए किस्से के साथ। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें।